नमस्कार। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस विशेष समाचारों में मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है बीना। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सौंपेंगे 90,000 से अधिक घर। प्रधानमंत्री कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का करेंगे उद्घाटन। साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री डीडी पौधिगई चैनल को डीडी तमिल के रूप में करेंगे लॉन्च। देश में प्रसारण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज अग्नि कुंड की होगी स्थापना। गर्भगृह के अंदर से भगवान राम की मूर्ति की दिखी पहली झलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की 71वीं बैठक के मुख्य सत्र की करेंगे अध्यक्षता। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी बैठक में लेंगे भाग। युगांडा में आज से शुरू हो रहे नाम के 19वें शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सम्मेलन से इतर डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव, मिस्र, बेलारूस और अंगोला के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर की चर्चा। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। अगले 2 दिन उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना, वहीं कुछ राज्यों में बारिश की भी आसार। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो वो आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। सोलापुर में प्रधानमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में पीएमएवाई शहरी के तहत बनाए गए 90,000 से अधिक घर सौंपेंगे। इसके अलावा वे सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य देश भर से कुछ और लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश के लिए समर्थन करना है। शाम को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये खेल स्पर्धाएं 19 से 31 जनवरी 2024 तक चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में होंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी करीब 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें डीडी पौधिगई को डीडी तमिल के रूप में दोबारा लॉन्च किया जाएगा। और अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई श्री रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया है। मूर्ति को अभी कपड़े से ढका गया है। अनुष्ठान के चौथे दिन श्री राम मंदिर में अग्नि कुंड की स्थापना होगी। सुबह 9 बजे अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होगी। इससे पहले गणपति
आदि स्थापित देवताओं के पूजन का कार्य संपादित कर लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात में अहमदाबाद एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गुजरात विश्वविद्यालय के 72वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की 71वीं बैठक के मुख्य सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी भाग लेंगे। बैठक के दौरान 70वें पूर्ण सत्र की कार्यवाही रिपोर्ट पेश की जाएगी और वर्ष 1922 और 23 के लिए एनईसी की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। 2023 और 24 के लिए एनईसी के कार्य योजना और एनईसी के सचिव द्वारा एनईसी विजन 2047 पर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। वडोदरा के हरणी तालाब में गुरुवार को हुई बोट हादसे के चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण करने के लिए वो वडोदरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल जाकर उपचाराधीन बच्चों का हालचाल जाना और इन बच्चों के त्वरित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। वडोदरा शहर के न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे हरणी तालाब में बोटिंग के लिए गए थे। शाम के समय बच्चों से भरी बोट के पलटने से यह हादसा हो गया। इस दुखद दुर्घटना में 12 बच्चों और 2 शिक्षकों सहित कुल 14 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का भी दौरा कर इस दुखद हादसे की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वडोदरा की इस हृदय विदारक दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए गृह विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वडोदरा की दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस दुखद घटना को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। हादसे में इस दुर्घटना में 12 बच्चों और 2 शिक्षकों सहित कुल 14 की मौत हुई है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा कर और वहां पर जो उपचाराधीन हैं उनका हालचाल जाना और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी दर्ज की है। राज्य सरकार ने मृतकों को परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है और इस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग सेंटरों की वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटर्स की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का पूरा विवरण होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए और उसकी रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर प्रो राटा बेसिस पर फीस रिफंड की जाएगी।
और युगांडा में आज से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जामीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत हुई। साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूक्रेन संघर्ष से संबंधित घटनाक्रम पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगोला के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की, जिसमें भारत अफ्रीका सहयोग के विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी वार्ता हुई। एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था बढ़ाने के लिए अंगोला का आभार जताया। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में 7 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में रात और सुबह के समय कुछ घंटों तक घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।